नमस्कार। आप सुन रहे हैं सुरता साहित्य की धरोहर। आज हम लेकर आए हैं डॉक्टर नीरज वर्मा की कहानी वार्ड क्रमांक 24। यह कहानी केवल एक मोहल्ले की राजनीति नहीं बल्कि पूरे समाज की नब्ज को पकड़ती है। केला बेचने वाले गुप्ता से लेकर डिस्क ऑपरेटर कलिम तक और दबंग ठेकेदार दुबे जी से लेकर आम मतदाताओं तक हर किरदार हमारे आसपास के यथार्थ का आईना है। चुनावी दांवपेच, जाति समीकरण, धर्म की राजनीति, धन और सत्ता का खेल, सब कुछ इस कहानी में है। वार्ड क्रमांक 24 पढ़ते और सुनते हुए आपको लगेगा मानो आपके अपने मोहल्ले की गली कूचों का किस्सा चल रहा हो। तो आइए सुनते हैं डॉक्टर नीरज वर्मा की यह सशक्त और मार्मिक कहानी वार्ड क्रमांक 24। राम राम गुप्ता भैया, राम राम भाई। खपच्चियों से बंधे ठेले में चारों ओर केला के गुच्छों को ठूंस ठूंस कर भरते हुए गुप्तेश्वर ने सिर हिलाकर कलिम का अभिवादन स्वीकार किया था। अरे फुग्गी भाई, कहाँ चल दिए? अब जानते तो हो मियाँ की दौड़ मस्जिद तक, फिर काम के बिना यहाँ किसका पेट भरा है भाई। अभी कलिम मोहल्ले में कदम रखा ही था, तभी पीछे से करकराती हुई आवाज का गोला सिर पर गिरा था। आजकल केबल काहे काट देते हो? एक भी सीरियल पूरा देखने नहीं देते। आओ इस दफा पैसा लेने तब बताती हूँ। अपने मोटे ग्लास वाले चश्मे के नीचे से झांकते हुए बिन्नी की अम्मा कुड़कुड़ाई थी। उसी काम में लगा हूँ अम्मा, थोड़ा सब्र करो, कुछ देर में सब ठीक हो जाएगा। ऐसा कोई दिन नहीं होगा जब मोहल्ले की औरतें चैनल को लेकर कलिम की थुक्का फजीहत न करती हों, लेकिन वह भी नंबर का घाघ था। बत्ती सी निकाल कर सबका क्रोध ठंडा करता, चाय चुक्कड़ पी कर निकल लिया करता। कुछ बूढ़ी औरतें तो मुसल्ले को चाय पिलाने के लिए बहुओं पर कुड़कुड़ाया भी करती थीं। मोहल्ले के पूर्वी भाग वाले बरगद की तिकोनी शाख पर लाल मुंह वाला लंगूर सूरज आकर बैठता, उससे पहले ही लोग मुंह में दातुन की कूंची दबाए, कंधे पर गमछी टांगे, लोटा आपस में बतकुच्चन करते झुरमुट की ओर निकल लिया करते थे। कुछ तो कंधों पर पेट टांगे दिन के शुरुआत की ओर सरक लिया करते। तिकोनी गली में सड़क के दोनों ओर टेढ़मेढ़े मकान ऐसे खड़े थे मानो किसी की शव यात्रा में जाने के लिए मौन पंक्तिबद्ध हों। उन उदास घरों के बीच कुछ महिला की अकड़ देखते बनती थी। गली में नंगधड़ंग बच्चे बरसाती कीड़ों की भांति इधर उधर मचल रहे थे। हवेलियों की शान बनी रहे इसलिए उनके सामने कोटा पत्थर से नाली को ढांक दिया गया था। पर मातमी सूरत वाले घरों का इतना सौभाग्य कहाँ। उनके सामने से बहने काले गेजेदार पानी धारा प्रवाह छलछला रहे थे। जहां निवास करने वाले एक से एक अनाम रहवासी गुच्छों की शक्ल में उड़ा करते। नाली से उड़ने वाला भभका अगर नसिका द्वार से सीधे प्रवेश कर जाए तो एक बारगी हूल आ जाए, लेकिन वहां बसने वाले इसके अभ्यस्त थे। वो लोग तो बड़े चाव से फेरी लगाने वाले गुपचुप के ठेले पर खड़े होकर चाट फुल्की का आनंद ले लिया करते थे। ऐसा नहीं था कि वहां के लोग बाकी भारत से कटे हुए लोग थे। उस गली की चेतना का आभास वहां टीवी पर चीखते चिल्लाते बाबाओं से लगाया जा सकता था, जो भारत विकास का सूर अलाप रहे थे। टीवी पर झगड़ते बाबाओं की चिंता ऐसी लग रही थी मानो वो ना हो तो देश की लुटिया तो डूबी समझो। वैसे इन सब के बीच मोहल्ले में आज अलग बयार बह रही थी। गली जहां खत्म होती है वहां लगभग 70 साल पुराने कुआं की जगत पर लोगों का जमावड़ा लगा हुआ था। मोहल्ले के एकमात्र हवेली के मालिक बबन दुबे के चेहरे पर चिंता की लकीर तैर रही थी। नीले रंग की चरखानी लुंगी और झक्क सफेद बनियान में दुबे जी मुखिया वाले अंदाज में नजर आ रहे थे। मोहल्ले का समीकरण बदल गया था, जिसके विषय में सपने में भी अनुमान नहीं था। अचानक उसकी घोषणा सुनकर लोगों को धक्का लगा था। मोहल्ले का तो मानो समीकरण ही बदल गया था। वार्ड पार्षद की सीट पिछड़ों के लिए आरक्षित क्या हुई, लोगों में हलचल मच गई थी।
कहाँ तो दुबे जी पिछले 5 बरस से मूंछों पर ताव दिए ताल ठोक रहे थे, अब की चाहे जो हो जाए पैसों का परनाला ही क्यों न खोलना पड़ जाए, अगली पार्षदी तो हमारी ही होगी। अनेकों पुल पुलिया सड़क आदि के ठेकेदार दुबे जी थे भी दबंग, देह भुजा तो रावणी था ही, पैसों की भी कोई कमी न थी। कहते हैं लगोंट में हमेशा देशी कट्टा बंधा रहता है। गद गद करते बुलेट में निकलते तो अच्छे अच्छों का पेशाब सटक जाता था। मोहल्ले की बेटी बहुरिया आड़ कर लिया करती थीं। पर सारा किया धरा धूल में मिल गया। नए सीमांकन में वार्ड नंबर 24 को पिछड़ों के लिए आरक्षित कर दिया गया था। बात हवा में तैर रही थी कि कर्पूरी साव और जगधारी कलवार की सारी कारस्तानी है। कानाफुसी तो यह थी कि सारा का सारा खेल दुलारे बहू के लिए रचा गया है। कर्पूरी साव दुलारे बहू से देवर भौजाई का रिश्ता रखते हैं, सो तोहफे में जोड़ जुगाड़ करके वार्ड को पिछड़ों के लिए आरक्षित करवा दिया। उन्हें इसका कोई तोड़ नजर नहीं आ रहा था, इसलिए अपने समर्थकों की आपातकालीन मीटिंग बुलाई थी। महाराज, सब कर्पूरी साव का खेला है, दुलारे की घर वाली को सपोर्ट करने के लिए ही खेल रचा गया है। बात तो ठीक ही कह रहे हो, अब ससुरा इतना समय भी नहीं है कि हाई कोर्ट में चैलेंज किया जाए। अपोजिट भले खेल रचा है, लेकिन चुनाव के मैदान में दुलारे के भीतर हम अपना चोंच नहीं घुसेड़े तो हम भी मर्दाना के जामल नहीं होंगे, साला कुत्ता के जामल होंगे। बबन दुबे की मूंछें गुस्से से फड़फड़ा रही थीं। इसका का उपाय रचा जाए। हुजूर, उकड़ू बैठे मानिक महतो ने अपनी जिज्ञासा उछाली थी। तोड़ का होगा, तोड़ क्या होगा, दुलारे बहू को उठवा लो, साली को नचावल जाएगा। दुबे जी का चम्मच सा दिखने वाला सुरेंद्र ठाकुर पान से रची अपनी टेढ़ी मेढ़ी खिस्से निकालकर हो वाली हंसी हंसा था। कुएं के पास गहमागमी देखकर रजिंदर भी मूंगफली भरे अपने लचरपचर ठेले के साथ वहां रुक गया था। हालांकि उसका उद्देश्य व्यवसाय न होकर माहौल का जायजा लेना भर था। लगे हाथ कुछ बिक जाए तो क्या बुरा था। इस साला पंडितों होना आज के युग में गर्हे हैं। नौकरी करे जाओ नीच जाति का आरक्षण, राजनीति करो तो। ये खेला कन्हाई जबान खोला ही था कि दुबे जी की लील जाने वाली नजर देखकर पैंट गीला नहीं किया, बस साला का बोलारे कबाड़ी ई पानी का टंकी देख रहा है ना, एकर ऊपर से फेंक देंगे फिर साला रहबे नहीं करेगा तो कहां से सांस लेगा और कहां से। दुबे जी का फिल्मी डायलॉग सुनकर वहां बैठे सभी लोग एक साथ खीखी करके हंस दिए थे। बात कुछ ज्यादा ही गंभीर थी। लोग अपनी राय अपनी योग्यता के अनुसार रख रहे थे। एक सिरे से मुख्य सड़क की ओर जोड़ने वाली गली होने की वजह से गली में आवाजाही भी लगातार जारी था। लोग विचार कर ही रहे थे, तभी अपने पुराने पैंथर में मुर्गे की डलिया बांधे मेवालाल ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी। पैंथर में बंधे डलिया के भीतर कुछ मुर्गे अपनी पूरी ताकत से एक दूसरे को नोच खसोट रहे थे। उनमें से फार्म वाले कुछ सफेद मुर्गे मुर्दा से पड़े हुए थे। हालांकि लूटपाट, हिंसा, बलात्कार के बीच कमजोर आदमी ऐसे ही पड़ा रहता है। वैसे भी लोकतंत्र के लिए ये सब आम बात है। लोकतंत्र के आम आदमी की हद अपने लिए किकियाने तक ही है। मुर्गे की कावकाव कचच्चर के मध्य मेवालाल ने अपनी जिज्ञासा उछाली थी, लेकिन बबन दुबे की नशीली आंखों पर नजर पड़ते ही सटक कर वहीं उकड़ू बैठ गए थे। घोर मंथन चल रहा था। लोग अपनी अपनी योग्यता के अनुसार अपने विचार रख रहे थे। भैया, नामांकन की आखिरी तारीख के विषय में कुछ पता है? एक थोड़े पढ़े लिखे कह सकते हैं समझदार हरिहर बाबू ने तकनीकी विषय पर बात की दिशा को मोड़ा था। समय कहाँ है, अब कुछ तो सोचना ही पड़ेगा, वरना 5 साल झाल पीटने के अलावा कुछ भी नहीं बचेगा। सूरज सर पर तबला बजाने लगा था। कुछ को ठेला फेरी के लिए भी विलंब हो रहा था, सो धीरे धीरे लोग वहां से सरकने लगे थे। जनाधार खिसकता देख बबन दुबे के सामने सभा भंग करने के अलावा कोई चारा शेष नहीं था। सभा तो बेनतीजा ही समाप्त हो रही थी, पर भीड़ देखकर बबन दुबे को अपने सामर्थ्य का पता चल गया था। कहते हैं न सत्ता सामर्थ्यवान के घर की चाकरी होती है।
बबन दुबे ने हरिहर बाबू को कनखियाया। चलिए हरिहर बाबू, इस विषय पर ठंडा दिमाग से विचार किया जाएगा। ठेकेदारी का कुछ काम निपटाने के बाद दुबे जी की कोठी पर कुछ सिलेक्टेड लोगों की मीटिंग बुलाई गई थी। कोठी के बाहरी हिस्से में विदेशी नस्ल के पौधों का शानदार बगीचा था, जिनकी सेवा के लिए माली मुस्तैद थे। बगीचे में छुईमुई से कुछ देशी गुलाब भी सकुचाए से खड़े थे। विशाल कहलाने वाले बरगदों को भी बोनसाई करके दुबे जी ने अर्दली बना लिया था। गमले में उगने वाला सेब मोहल्ले वालों के लिए कौतुक का विषय था। बगीचा सुंदर हो भी क्यों नहीं, मोहल्ले के लोग पीने के पानी के लिए भले हाहाकार मचा रहे हो, बबन दुबे के बगीचे में लगे देशी विदेशी पौधे शान से नहाते हुए इतराया करते थे। बकरे के ताजे गोश्त से अघाए विदेशी रोनी और टॉमी को दलान में टहलते देखकर बड़े बड़े हिम्मत वालों का पसीना छटक जाता था। प्रायः आलीशान बगीचे के बीच लगे मखमली गद्दे वाले झूले में पसरकर दुबे जी जीवन सुख भोगा करते थे। कई बार तो वहीं पड़े पड़े अपने स्मार्ट एंड्रॉइड फोन से ठेकेदारी का काम भी निपटा लिया करते थे। पर आज सब कुछ लोकतांत्रिक था। बबन दुबे खास अंदाज में बाध वाली खटिया पर अधलेटे थे। वहीं उनके अगल-बगल लगी 5-7 कुर्सियों में मोहल्ले के कुछ खास लोग आसस्त थे। रोनी और टॉनी कुछ बखेड़ा न खड़ी कर दें, इसलिए उन्हें किनारे बांध दिया गया था। कर्पूरी साहब ने तो सारा खेल बिगाड़ कर रख दिया। दुबे जी, मेरी समझ से तो उसने आपको रोकने के लिए ही सारा गणित लगाया है। महेश्वर सिंह ने बात की शुरुआत की थी। आप ठीक कह रहे हैं। बबन जी का नाम इस बार नगर पालिका उपाध्यक्ष के लिए मजबूत दावेदार के रूप में लिया जा रहा था। अब परेशानी है कि आधा से अधिक वार्ड तो पिछड़ों एससी और एसटी के लिए रिजर्व कर दिया गया है। जिन वार्डों में सामान्य कोटा है भी वहां रिस्क ज्यादा है, क्योंकि चुनावी ध्रुवीकरण में वहीं के लोगों में सिर्फ फुटबॉल हो रहा है। अगर रिस्क लिया भी जाए और परिणाम उल्टा हो जाए तो युवा लेकिन समझदार कहे जाने वाले रफीक ने अपनी समझ का पिटारा खोला था। बाबू साहब, हम लोगों के तो सारे किए धरे पर पानी फिर गया, और नहीं तो 400 लोगों का नाम जुड़वाया गया था, जो दुबे भैया के लिए एकदम सॉलिड वोट था। चुप रहो यार, ये सब हल्ला नहीं किया जाता है। दुलारे तक बात पहुंच गई तो नया बखेड़ा खड़ा हो जाएगा। बात तो सही कह रहे हैं भैया, लेकिन जो बात होनी थी सो तो हो गई, अब इसका तो कोई तोड़ निकालने ना पड़ेगा। हम तो कह रहे हैं अब ये सब पचड़ा रहने ही दिया जाए, इससे हमारा कोई खाना खर्चा तो चलेगा, नहीं तो काहे सिर दर्द मोल लें। अब कोई पार्षद बने हमारा का बिगड़ेगा, हमारा संबंध तो सीधे राजधानी से है, ठेकेदारी तो वैसे ही चलेगी जैसे चलती है। दुबे जी अचानक बैक फुट पर आ गए थे। बात उसकी नहीं है दुबे जी, बात अब आन की है। अगर यूं ही छोड़ दिया जाएगा तो लोगों का हौसला बुलंद हो जाएगा। अब लड़ाई तो फॉरवर्ड और बैकवर्ड का है। 5 लाख के लिए पीछे मत हटिए। आप नहीं लड़ेंगे तो कहिए हम खर्चा करेंगे, लेकिन कैंडिडेट हमारा अपना आदमी होगा। सचिता सिंह ने ललकारा था। बात पैसे की नहीं है, 5 क्या हम तो 10 खर्चा कर दें, लेकिन बात भी तो बने। यहाँ तो ऐसा पेंच फंसा है कि हमारे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसमें समझना क्या है? लोहा को लोहा ही काटता है। हम चुनाव लड़ नहीं सकते हैं, लड़वा तो सकते हैं न। पिछड़ा के खिलाफ पिछड़ा, लेकिन हमारा अपना आदमी क्यों? आप सब सहमत हैं कि नहीं? सचिता सिंह ने उपस्थित लोगों की मंशा जाननी चाहिए तो सबने लगभग एक स्वर में अपनी सहमति जताई थी। आप लोग बात तो ठीक कह रहे हैं, लेकिन आज की तारीख में विश्वास किस पर किया जाए? किसी पर दांव खेला भी जाए तो क्या भरोसा वो आपका अपना होगा? समय समाज को देखते हुए दुबे जी की शंका निर्मूल नहीं थी, लेकिन लोगों का दबाव था और बात भी आन की थी। होगा काहे नहीं, मान लीजिए बेईमानी करेगा
तो कितने दिन 5 साल ही न, फिर बच के कहाँ जाएगा बच्चू। पहले दाव का घोड़ा तो तैयार कीजिए, काम कैसे निकालना है हम लोग न देखेंगे। विनोद सिन्हा आवेश में आ गए थे। देखिए लाला जी का ताव, 21 लाला मिलकर एक मूली नहीं उखाड़ पाए और ए चले हैं। सुकेश मिश्रा ने मस्खरी की तो सिन्हा जी पिनक गए थे। यही सब हमको अच्छा नहीं लगता। अरे आप तो सच मान लिए, मैं तो बस मजाक कर रहा था। ददन भैया खुद ही इतना पावरफुल हैं कि अच्छे अच्छे सटक जाते हैं। अरे यार मस्खरी का समय नहीं है, हम लोग यहाँ कुछ गंभीर विचार करने बैठे हैं। और एक बात गांठ बांध लीजिए, जनता बहुत होशियार हो गई है। बाहुबल और धनबल से चुनाव जीतना आसान नहीं रह गया है। आदमी के आंत की थाह नहीं लगती, कहेगा कुछ करेगा कुछ, मुंह पर कुछ कहेगा पेट में कुछ रहेगा। किसका क्या बिगाड़ लीजिएगा। बात को भटकाइए मत भाई बबन भैया। अगर तेतरी देवी को खड़ा कर दिया जाए तो कैसा रहेगा। सचिता बाबू ने अपना विचार रखा था ना तेतरी तो ठीक है, पर उसका लड़का गिरह कट है, फांदेबाज। अभी कुछ दिन पहले चरस मामले में हम ही तो टीआई से कहकर मामला रफादफा किए नहीं तो चालान हो ही गया था। आप लोग कहते तो हमारा भतीजा भी ठीक ही था। विनय चौरसिया धीरे से अपनी दावेदारी प्रस्तुत किए थे, लेकिन उस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया तो चुप हो गए। उम्मीदवार चयन समिति की बैठक लगभग 2 घंटे चली, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। शाम होते तक मोहल्ले में पर्याप्त हलचल मच गई थी। दुलारे और दुलारे बहुशक्ति प्रदर्शन वाली मुद्रा में लगभग 20-25 की भीड़ के साथ निकल पड़े थे। झक्क सफेद पायजामा कुर्ता में निकले दुलारे बाबू के चेहरे से सौम्यता टपक रही थी। सिर पर आंचल डाले दुलारे बहू बड़े बुजुर्गों का पैर छूकर लोगों का दिल जीतने का प्रयास कर रही थी। विनम्रता की पराकाष्ठा ही कहा जा सकता है। बबन बाबू विरोधी दल के हैं, यह जानते हुए यह भी दुलारे युगल उनसे आशीर्वाद लेने गए थे। भैया अब हमारी इज्जत आपके हाथों है, आप अपना आशीर्वाद दीजिए। आप चाहेंगे तो हमको जीतने से कोई नहीं रोक सकेगा। ठीक ही कह रहे हो, दुबे जी मूंछों के नीचे से हंसे थे। पूरा शहर चुनावी रंग में रंग गया था। उम्मीदवार आपने द्वारा किए गए नेकी को भुनाने में लगे हुए थे। किसी ने लोगों को राशन कार्ड बनवाने में मदद की थी तो कोई वृद्धा पेंशन दिलवाया था। लोगों ने वादे भी बढ़ चढ़कर किया, कोई जीतने के बाद घरों में नल लगवाने की बात कर रहा था। एक उम्मीदवार ने तो जीतने के बाद युवाओं को उद्योग विभाग की मदद से युवाओं को ऋण दिलाने की बात कर रहा था। किसी ने गली में नाली खुदवाने की बात की तो कोई विवाह आदि में होने वाली परेशानियों को देखते हुए सामुदायिक भवन बनवाने पर आमादा था। बिजली का खंभा, स्कूल भवन की मरम्मत, स्मार्ट कार्ड और भी ढेरों लोक लुभावन वादा से प्रत्याशी एक दूसरे का मन मोहने में लगे हुए थे। नामांकन की तिथि घोषित होते ही दुलारे युगल लगभग 60 समर्थकों की भीड़ लेकर ढोलनगाड़ों के साथ पर्चा भरने चला गया था। दुबे जी और उनकी उम्मीदवार चयन समिति के लोग 3 दिन के मशक्कत के बाद एक नाम पर सहमत होते दिखे थे। दरअसल उन लोगों ने उम्मीदवारी पर ही चर्चा नहीं किया था, प्रत्याशी चुनाव जीत जाए उनकी चिंता यह भी थी। यही कारण था कि सबसे पहले उन्होंने मोहल्ले का आंकड़ा निकाला गया। 3734 लोगों वाले मोहल्ले में सुढ़ी, बनिया, कायस्थ, ब्राह्मण, कलार के अलावा मुसलमानों की संख्या सबसे ज्यादा थी। 2-1 आदिवासी हरिजन भी थे। जहां की औरतें घरों में झाड़ू पोंछा का काम करती थी, इसलिए उन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया था। सर्वे के दौरान सबसे ज्यादा मुसलमानों की संख्या ही निकलकर आई थी, इसलिए प्रत्याशी मुसलमान कौम का ही हो, इस बात का भी ख्याल रखा गया था। यहाँ पर जो मुख्य बात निकलकर आई थी उसमें कुछ मुसलमान तो पढ़े लिखे थे, लेकिन अधिकांश मुस्लिम कम पढ़े लिखे थे। आज दुनिया घोर विषमता वाले समाज में तब्दील हो गई है। सामंतवाद अपने नए रूप में हमारे सामने उपस्थित है।
जहां अकूत खजाने पर कुंडली मार कर बैठे दुनिया के मुट्ठी भर लोगों के लिए दुनिया ऐशगाह है, वहीं बाकी की आबादी के लिए जीवन एक सपना के अलावा कुछ भी नहीं है। आदमी सपनों की मृग मारीचिका में दौड़ता हुआ दम तोड़ देता है। उनके लिए वही ठेला खोमचा, पंचर बनाने वाली साइकिल की दुकान उन्हें न तो चुनावी दंगल से कुछ लेना देना होता है, नहीं उनके नतीजों से उन्हें तो कोई भी सपना बेचने वाला अपने पीछे पीछे घुमा सकता है। दुबे जी की उम्मीदवार चयन समिति ने इस विषय पर गंभीर मंथन करके एक ऐसे उम्मीदवार के चयन पर बल दिया था जिसकी मुस्लिम समुदाय में अच्छी खासी पकड़ हो, लेकिन वह व्यक्ति हुकूम का गुलाम बनकर दुबे जी के आगे पीछे घूमने के लिए भी एक पैर पर तैयार खड़ा मिले। कुल मिलाकर व्यापार में 80-20 का साझेदारी हो। बहुत मशक्कत के बाद जिस नाम पर सहमति बनी थी उस पर दुबे जी थोड़ा असहमत थे, पर मौके की नजाकत को देखते हुए उससे बढ़िया नाम हो ही नहीं सकता था, क्योंकि उस आदमी की पहुंच घर घर में थी। डिस्क ऑपरेटर होने की वजह से कलिम की पहुंच लगभग सभी घरों में थी, इसलिए कलिम सबकी नजर में श्रेष्ठ दावेदार था। इसलिए आनन फानन में रात को करीब 7:30 बजे कलिम के ठीहे पर ही बैठक का आयोजन किया गया। दरवाजे पर बजबजाती नाली में लगातार पानी बहने की वजह से एक अजीब किस्म की सड़ांधता हवा में पसर रही थी। मच्छरों की तो मानो दावत चल रही हो। कलिम के घर की बाहरी दीवारों पर प्लास्टर नहीं होने की वजह से दीवारों के इर्द कुछ मिलने की उम्मीद में दांत निकाले भिखारी से दिख रहे थे। बगल के ओसारे में लेडी गिराती बकरियां मिमियाते हुए अपने होने का एहसास दिला रही थी। देखिए कलिम जी, वैसे तो हमारा मन चुनाव के चक्कर में पड़ने का एकदम नहीं है, पर भैया लोग की जिद के आगे हम हारे हैं। इन सब का मानना है कि मोहल्ले के सबसे योग्य कैंडिडेट आप ही हैं। हम तो कह रहे हैं कि दुलारे भी अपना ही आदमी है, पर ऐसा सब हैं कि जिद ठाने बैठे हैं। कहते हैं कि आटा चक्की चलाने वाला पार्षदी का करेगा। अब आप तो जानिए रहे हैं, मोहल्ले को पिछड़ी जाति के लिए आरक्षित कर दिया गया है, इसलिए सबने आपको ही चुनाव लड़वाने के लिए मन बनाया है। दुबे जी ने कलिम के आगे सीधे सपाट लहजे में अपनी बात रखी थी। बबन दुबे प्रायः कलिम को कलिम्बा मियाँ आदि कहकर संबोधित किया करते। मोहल्ले में जन्मे बढ़े मुनव्वर कबाड़ी के बेटे को इसका बुरा भी नहीं लगता था, पर आज अपने लिए आदर सूचक शब्द सुनकर कलिम घबरा गया था। उसके सामने हलाल से पहले की बकरी का चेहरा तैर गया था। कलिम के आगे एक साथ 20 जोड़ी आंखें में जिज्ञासा तैर गई थी, लेकिन अकबकाहट उसके चेहरे पर स्पष्ट देखी जा सकती थी। चुनाव में? कहाँ भैया, काहे मजाक कर रहे हैं? मैं एक मामूली केबल ऑपरेटर, यहाँ खाने के तो लाले पड़े हैं और आप कह रहे हैं चुनाव। तुम दुनिया की फिक्र काहे कर रहे हो कलिम भाई? जब बबन भैया कह रहे हैं तो कुछ सोच समझ कर ही ना कह रहे होंगे। लवकेश पांडे ने बबन दुबे की ओर से बात आगे बढ़ाई थी। अरे यार, जो बात है उसे खोल कर समझाइए। उन सब में वरिष्ठ सच्चिदानंद ने आगे बढ़कर कहा था। देखो कलिम बेटा, हम आपको सब बात खुलकर समझाते हैं। तुमको शायद पता होगा, नगर पालिका चुनाव में हमारा मोहल्ला पिछड़ों के लिए आरक्षित कर दिया गया है। हमें लगता है ये सब जानबूझकर बबन बाबू को रोकने के लिए किया गया है। अब बबन बाबू चुनाव लड़ नहीं सकते, लेकिन लड़वा तो सकते हैं न। इसलिए हम लोगों की राय बनी है कि हमारा आदमी वार्ड पार्षदी का चुनाव लड़ेगा और विघटनकारी ताकत को पार्षद बनने से रोकेगा। इसके लिए हमें लगा तुम सबसे योग्य दावेदार हो। आपका कहना तो ठीक है चचा, लेकिन चुनाव सुनाव ताकत वालों का खेल है। यहाँ तो फूटी कौड़ी नहीं है, और तनिक सोचने का मौका भी तो दीजिए। अब्बा से सलाह तो ले लेते। कलिम थोड़ा अन्यमस्क हुआ था। अब तुम भी ज्यादा भाव न खाओ कलिम मियाँ, किस्मत तुम्हारे घर चल कर आई है। और तुम हो कि रही मुन्नव्वर भैया की बात, तो बबन भैया की बात को नहीं टालेंगे। लवकेश पांडे सपाट लहजे में कलिम को समझाया था।
दिन के 12 बजे होंगे। बबन भैया झक सफेद कुर्ता पायजामा कुर्ता की जोड़ी लेकर कलिम के घर पहुंचे थे। आज कलिम का नामांकन भरने जाना था। पुराने मॉडल के खुले जीप में काफिला सजाया गया। एकदम नेताओं वाले अंदाज में कलिम को जीप के सामने खड़ा किया गया। बबन दुबे बगल वाली सीट में बैठे। जीप से लेकर कलिम तक सबको गेंदे के फूल से लादा गया। कलिम की गाड़ी के पीछे बोनांजा और होंडा सिटी जैसी गाड़ियों का काफिला सजाया गया, जिसके पीछे लगभग 50 मोटरसाइकिल की रैली सजाई गई। कलिम के पास खुद को शहंशाह कहने का पूरा कारण था, लेकिन राजा से बड़ा राजा बनाने वाला होता है। लोकतंत्र ने यह अधिकार तो जनता को दिया है, पर जनता तो वही देखती है न जो उसे दिखाया जाता है। भारत की भोली भाली जनता के लिए तो उम्मीदवार के चरित्र से ज्यादा पार्टी का चुनाव चिन्ह महत्वपूर्ण होता है। यहाँ पर भी कलिम से ज्यादा बबन दुबे का महत्व था। इसलिए मतवाली भीड़ बबन भैया जिंदाबाद के नारे लगाते हुए निर्वाचन कार्यालय पहुंची तो सारा वातावरण बबनमयी हो गया था। कलिम का सीना चौड़ा हुआ जा रहा था, हो भी क्यों ना, यह नसीब बिरले को ही मिलता है। वार्ड क्रमांक 24 में चुनावी माहौल गर्मा गया था। दुलारे बहू ने पहले सिर पर आंचल रखकर बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लिया, लेकिन मुकाबला तगड़ा होता देख पल्लू कमर में घुस गई थी। रिक्शे पर प्रचार का भोपा लगातार गला फाड़ रहा था। लोगों के घर संपर्क का तो तांता लग गया था। एक एक घरों में 2-2, 3-3 बार जाया जाने लगा। कलिम बबन दुबे का आदमी था और दुबे जी की पकड़ प्रदेश स्तर तक थी, इसलिए मोहल्ले में प्रदेश स्तरीय नेताओं ने भी सभाएं की। अगर चुनाव में कलिम बाबू जीत गए तो मोहल्ले के सभी घरों में एकल बत्ती कनेक्शन करा दिया जाएगा। कोई भी गरीब परिवार ऐसा नहीं रह जाएगा जिसके घर में एकल बत्ती कनेक्शन न हो या उसका गरीबी रेखा के नीचे वाला कार्ड न बने। चुनाव जातीय उन्माद फैलाता है तो कभी कभी एकता के नमूने भी पेश करता है। वार्ड क्रमांक 24 में बबन दुबे के निर्देशन में इसे देखा जा सकता था। बबन दुबे के सड़क किनारे वाले दुकान में चुनाव कार्यालय बनाया गया था। पूरे मोहल्ले को चुनाव प्रचार बैनर पोस्टर से ढाक दिया गया था। हिंदू हो या मुसलमान, मोहल्ले के सभी नंग धड़ंग बच्चों के गले में कलिम के नाम की माला दिख रही थी। चुनाव प्रचार रिक्शा मोहल्ले भर में गला फाड़ते ऐसे दौड़ रहे थे मानो उन्हें दम मारने की फुर्सत न हो। दुलारे ने तो अपनी आटा चक्की को ही चुनाव कार्यालय बना दिया था। वहां दिन भर युवा कार्यकर्ताओं का हुजूम लगा रहता था। प्रचार अभियान में दुलारे ने कलिम की जाति को आधार बनाकर खूब कटाक्ष किया। कर्पूरी साहब भी दुलारे बहू को जीताने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिए थे। रात की काली चादर पसर चुकी थी। फटे दूध से छितराए बादलों के बीच से झांकता चांद सहमासमासा लग रहा था। कर्पूरी साहब दुलारे के कुछ खास लोगों के साथ जीत की रणनीति बनाने के लिए दुलारे के पीछे वाली बाड़ी में बैठे थे। मरियाई बल्ब की पीली रोशनी में चारों ओर कुछ कुर्सियां लगी हुई थीं। सभा के मध्य भाग में रखे टेबल पर रखे बोतल का कट देखकर शराब के महंगे होने का अनुमान लगाया जा सकता था। दुलारे बहू का तो रंग ही अलग नजर आ रहा था। झक सफेद सिफान की साड़ी में गदबदाई दुलारे बहू कर्पूरी साफ तिरछा के मुस्कुरा देती थी। सिल्की होने की वजह से साड़ी का पल्लू बार बार सरक जाता था, जिसे बचाने का कोई खास प्रयास भी दुलारे बहू के द्वारा नहीं किया जा रहा था। हालांकि पल्लू के नीचे देखने लायक ऐसा कुछ था भी नहीं जिस पर कर्पूरी साफ कुछ तवज्जो देते। हाँ, एक बार तिरछी निगाह से दुलारे ऊपर तंज जरूर कसा था। उम्र के साथ साथ भौजी कुछ ज्यादा चटक होती जा रही हैं। दुलारे ने उनकी बातों पर कुछ खास तवज्जो नहीं दिया था, लेकिन चेहरे का रंग स्याह हो गया था। चुनाव अपने पक्ष में करने के लिए उपस्थित लोगों ने अपने अपने विचार रखे। किसी ने चुनाव के ठीक एक दिन पहले दारू बंटवाने को कहा तो कोई दारू के साथ साथ मुर्गा खिलाने के पक्ष में दिखा।
लेकिन गुड्डन ने जो बात कही उसे सुनकर उपस्थित लोगों के रोंगटे खड़े हो गए थे। कहिए तो एक झटके में पासा पलट कर रख दें। गुड्डन तिरछी हंसी हंसा था। अरे भाई तुम चिंता काहे करते हो, तुम्हें तो बस दुल्हा बनकर घोड़ी पर बैठना है। कलिम भाई समझौता करने के लिए बबन भैया तैयार ही हैं। गुड्डन मिस्त्री ने होंठ खींचकर खैनी गलियाते हुए जब अपनी बात उछाली तो वहां बैठे लोग ठहठा हंस पड़े थे। कलिम के दरवाजे पर रात 1 बजे तक महफिल जमी रही। चाय कुक्कड़ के कई दौर चले। कौन सी गाड़ी में चढ़कर नामांकन भरने जाना है, आगे आगे कितनी गाड़ियां चलेंगी, पीछे कितनी गाड़ियां होंगी, कौन सी बैंड पार्टी होगी, आदि आदि सभी विषयों पर विस्तृत चर्चा के बाद बबन भैया अपने दलबल के साथ वहां से चले गए थे। कलिम को आज अपने आप पर गर्व हो रहा था। उसकी रात आज आंखों में कटी थी। कभी चुनाव लड़ने की फुरफुरी से देह गनगना जाता था तो कभी अजीब सी चिंता हो जाती थी। कुल मिलाकर आज का सूरज चिंता और उत्साह के मिश्रण में घुला हुआ था। बदलाव की आंधी अंतःस्थल को झकझोर रही थी। बादलों के बीच फंसा मरियाया सा दरिद्र सूरज आज जब निकला तो घर के बाहर वाली नाली वैसे ही उफान मार रही थी। बकरियों की मिनमिनाहट से वैसे ही वातावरण में कोलाहल भर रहा था। घर के बाहरी दीवारों के ईंट वैसे ही दांत निकाले खड़े थे। पर उन सब के बीच कुछ नया था तो एक सपना जो वहां की हवा में तैर रहा था। भाग्य साथ हो तो आदमी फर्श से अर्श पर पहुंच जाता है, सुना था आज अनुभव हो रहा था। ऐसा कौन सा तीर धरे बैठे हो, देखो हमारे सामने ढेर भंजा न करो। एक भद्दी सी गाली देते हुए नशे के शुरूर में कर्पूरी साफ पिनके थे। सरकार आप आदेश तो करिए, हवा का रुख भी बदल जाएगा और किसी को कानो कान खबर भी नहीं होगी। अब कहोगे भी, इस बार दुलारे ने मीठी झिड़की दी थी। मोहल्ले में चुनाव प्रचार चरम पर था। बबन दुबे का लगभग 3 लाख साफ हो गया था। गरीब महिलाओं को साड़ी तो पुरुषों को धोती कंबल बंटवाए गए। लगभग हर घर में कलिम के फोटो वाले कैलेंडर टांगे गए। बाहर से तो माहौल बबन दुबे के पक्ष मजबूत दिख रहा था, पर हिंदू मतों में भीतर घात होने की आशंका नजर आ रही थी। मुंह पर तो लोग बबन दुबे की तारीफ करते थकते नहीं थे, लेकिन पीठ पीछे कलिम को चुनाव में खड़ा करने के मुद्दे पर मुखालफत करते भी नजर आ रहे थे। प्रारंभिक गणना के अनुसार मोहल्ले में मुसलमान मतदाताओं की संख्या ही जीत के लिए पर्याप्त थी, लेकिन सभी मुस्लिम मतदाताओं में भी एकता कम ही दिख रही थी। एक तो दुलारे की पुरानी पैठ थी, दूसरा कुछ सुन्नी मतदाता सियाह होने की वजह से कलिम से खार खाए बैठे थे। बहुत मेहनत के बावजूद भी हवा पूरी तरह से काबू में होती नहीं दिख रही थी। बबन दुबे कुछ ऐसा करने के फिराक में थे जो हवा का रुख ही बदल दे। इस विषय पर दिन निकले सचिदा बाबू के साथ चुनाव कार्यालय में बैठकर चर्चा कर ही रहे थे, तभी गुड्डन और विजय लल्लन बाबू के पैर के नीचे उकड़ू बैठ गए थे। कैसे रे रंगा बिल्ला, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? बबन दुबे दोनों को संदेह भरी नजर से देखा था। इन दोनों से संभल के ही रहिएगा, दोना दुलारे के टोही विमान हैं। सचिदा बाबू ने भी बबन दुबे का समर्थन किया था। हुजूर छोटका को लड़की हुई थी, बरही किया तो रात का पुलाव बच गया, डाल दिया हमारी हिरनिया के आगे, वो भी भूखी थी, दम भर दबा ली, रात भर भी नहीं टिक सकी, पेट फूल गया बेचारी का और राम नाम स्वाहा हो गया। बेचारी का 6 दिन का बछड़ा दिन भर गला फाड़ता रहता है, बिन माँ के कमजोर हो गया है, ऐसे भी कसाई पीछे पड़ा है, कुछ काम आप ही लोग कर देते तो भोले का सवारी भोले के काम आ जाता। फिर कलिम भी मुसलमान है, देखिए कैसे उसके खिलाफ हवा तैयार होती है। गुड्डन की बात सुनकर वहां बैठे लोग भीतर से गनगना गए थे। एक विजय सोनवानी ही था जिसकी आंखें चमक उठी थी। वाह उस्ताद, वाह क्या दिमाग पाई है आपने। मोहल्ला क्या पूरे शहर के मुसल्लों का सुपड़ा साफ हो जाएगा। विजय चहका था, चोप पसाला, बोला सो बोला, कर्पूरी साफ भड़क गए थे, उनका तो नशा हिरन हो गया था।
तुम लोगों को पता है क्या बात कर रहे हो? पूरे शहर में कितने घर जलेंगे, कितने बच्चों की लाशें दहक उठेगी? चुनाव लड़ने चले हो कि सांप्रदायिक दंगा फैलाने? दुलारे बाबू, ऐसे चुनाव नहीं जीता जा सकता। आज जो बात हुई सो हुई, ऐसे लोगों से दूर ही रहे तो बेहतर होगा, वरना आप समझे कर्पूरी सांव एक झटके में उठकर चले गए थे। ऐसी कोई बात नहीं है साहब, हम गरीब लोग कबाड़ बेचकर पेट चलाने वाले आपका का अहित करेंगे, और बबन भैया का कम एहसान है कि उनके विषय में गलत सोचेंगे। गुड्डन रिरियाया था। वो सब ठीक है, पर तुम लोग तो दुलारे के आदमी हो, कल ही ना गला फाड़ रहे थे। जनवरी से जनवरी के प्यारे हमारे दुलारे। गरीब किसी का आदमी नहीं होता है साहब, वो तो सिर्फ पैसा का आदमी होता है। अब ज्यादा पहेली बुझाकर हमारा भेजा न खाओ, जो भी कहना है कहो जल्दी से। बबन दुबे थोड़ा पिनके थे। भैया, वैसे तो हम लोग कम अक्ल के हैं, लेकिन छोटी मुंह बड़ी बात हम तो कह रहे थे, टंटा ही खत्म कर दिया जाए। न रहे बांस न बजे बांसुरी। क्या मतलब है जी तुम्हारा? कहना क्या चाहते हो? बबन दुबे चौंके थे। नहीं साहब, हमारा वो मतलब नहीं है। कुछ खास हो जाए तो? बीड़ी के सुट्टे लेते हुए गुड्डन ने जो आइडिया दिया सच में धांसू था। बात ही बात में मामला तय। जो मामला तय हुआ उसने विरोधी खेमे में भूचाल ला दिया था। वैसे लोकतंत्र में जीत के लिए यह सब आम बात है। बचाव की जिम्मेदारी तो प्रत्याशी की होती है। लगभग रात के 12:30 बजे दुलारे की जीप के पिछले भाग में सीट के नीचे देशी शराब की पेटी ऐसे छुपाई गई जिसकी दुलारे तक को भनक नहीं लगी। दुलारे बाबू जब चुनाव प्रचार के लिए निकले तो वही हुआ जो बबन दुबे चाहते थे। मतदाताओं को शराब बांटने के जुर्म में दुलारे को गिरफ्तार कर लिया गया था। विपक्षी कमजोर तो पड़ गया, लेकिन सहानुभूति की एक लहर सी चल निकली थी। पासा उल्टा पड़ता दिख रहा था। सहानुभूति और सत्ता के बीच संघर्ष का अपना अलग लोकतांत्रिक इतिहास है। सत्ता सुंदरी जितनी सुंदर है, उसे पाना उतना ही कठिन। सड़ी गली उबड़ी कुबड़ी गंधाती महकती जनता को शासित करने के लिए उनके कंधों पर ही चढ़ना पड़ता है। काल के इस दौर में लोकप्रियता ईमानदारी से नहीं, प्रलोभन से मिलती है। तिलबाड़ी में जाफरानी खुशबू वाला गोश्त अच्छे अच्छों का ईमान डिगा रही थी। दावते तकरीर में लजीज बिरयानी का लुत्फ लोग छक कर ले रहे थे। अमा मियाँ, इतना लजीज मटन बिरयानी आज तक नहीं खाया थोड़ा, और सालन देना। कादिर भाई प्लेट खिसे निकालते हुए प्लेट आगे बढ़ाए थे। अरे चचा, आप भी नाहक खिंचाई कर रहे हैं, कितना खाकर फेंक दिए। और अब दो भाई कलिम, बबन दुबे कहते हुए आगे बढ़ गए थे। वैसे तो यह दावत मुस्लिम मतदाताओं के लिए था, लेकिन इसे तकरीर का शक्ल दिया गया था। जाहिर है तकरीर है तो मुस्लिम आवाम ही हिस्सा लेगी, इसलिए दावत ने अंत में सभा का शक्ल ले लिया था, जिसमें ज़कात के नाम पर पुरुषों को कंबल और महिलाओं को साड़ी बांटा जा रहा था। बबन दुबे एक किनारे कुर्सी पर बैठ गए थे। लोग कतारों की शक्ल में आ रहे थे। तभी इमाम के नेतृत्व में कुछ लोग आए। महाराज, हमारा विश्वास है आपकी शागिर्दी में कलिम अच्छा काम करेगा। हमने अंजुमन कमेटी ने कलिम को वोट देने का फैसला भी लिया है। लेकिन क्या बात है? बबन दुबे थोड़ा सकपकाए थे। बबन बाबू, मोहल्ले में आपकी फजल से मोहल्ले में सब कुछ तो है, लेकिन एक ही समस्या है जो आप चाहे तो पूरी कर सकते हैं। हाँ कहिए न। दुबे जी, हम लोगों को रोजा नमाज की बड़ी परेशानी हो जाती है। मस्जिद इतना दूर है कि अजान भी सुनाई नहीं देता है। अल्लाह की फजल से शौकत बाबू ने मदरसा के लिए जगह दे दिया तो बच्चों को दीन इलाही की तालीम के लिए आराम हो गया है। अगर आप चाहे तो मोहल्ले में एक मस्जिद भी बन जाएगा। अल्लाह ताला की मेहरबानी से आपको कोई कमी भी नहीं है। मोहल्ले भर के चचा जहूर भाई जब बोल रहे थे तो उनकी हाजी दाढ़ी थरथरा रही थी। चचा, आप एकदम सही कह रहे हैं, लेकिन इसमें मैं कैसे आपकी मदद कर सकता हूँ? आपका मतलब नहीं समझ पाया। बबन दुबे थोड़ा सख्ते में आ गए थे।
हजरत चौगड्डे पर आपकी जमीन का एक टुकड़ा है जहां लोग कचरा फेंकते हैं। अगर आप उसे कमेटी के नाम कर देते तो वैसे यह तकरीर के लिए कोई सौदा नहीं है। वोट डालने के लिए हम कोई शर्त भी नहीं रख रहे हैं, लेकिन यदि यह हो जाता तो आने वाली नस्ल आपको हमेशा याद रखेगी। बात धीरे धीरे वहां मौजूद लोगों के बीच फैल गई थी। लोगों के बीच कानाफूसी होने लगी थी। सब एक स्वर में बोल रहे थे। बात मजहब की आई तो कलिम भी सबकी हाँ में हाँ मिलाने लगा था। धर्म को मुद्दा बनने में ज्यादा समय नहीं लगता है। चारों ओर से दबाव बनने लगा था। बबन दुबे दिक्कत में फंस गए थे। उनकी स्थिति सांप छछूदंड वाली हो गई थी। न उगलते बन रहा था, न निगलते उगलो तो अंध, निगलो तो कोढ़ी। भैया छोटा सा दाव है, खेलने में कोई हरज नहीं होगा। इन लोगों ने यदि चाह लिया तो जीत से कोई रोक नहीं सकता। चारों ओर से दबाव बनता देख बबन दुबे ने भूखंड दान करने की घोषणा कर दी थी। बात यहाँ तक बढ़ी कि आनन फानन में बैठक बुलाकर इस विषय में गंभीर चर्चा की गई और जमीन अंजुमन कमेटी के नाम से रजिस्टर्ड कर दी गई। चुनाव के दिन भारी मात्रा में मतदान हुआ। अंत में जीत बबन दुबे की ही हुई। कलिम चुनाव जीत गया। कलिम अब बबन दुबे का खास मुलाजिम बन गया था। सत्ता हमेशा की तरह पूंजी की चेरी बनकर रह गई थी। कलिम के भीतर भी परिवर्तन दिखने लगा था। अब वो जहां भी जाता गुड्डन, लल्लन, फुग्गी उसके आगे पीछे घूमते थे। प्राइमरी स्कूल के अध्यापक वेतन पत्रक में हस्ताक्षर कराने के लिए दरवाजे की मिट्टी कोड़ते नजर आते थे। उचित मूल्य की वार्ड के चारों सरकारी दुकान वाले 200 रु नियमित कलिम की नजर किया करते थे। मोहल्ले की काली गेजेदार नालियां की बजबजाहट समय के साथ बढ़ गई थी। कीचड़ से सना हुआ सूरज जब वार्ड क्रमांक 24 में निकल रहा होता तो उसकी मुलाकात अजान करने के लिए हड़बड़ी में दौड़ते ऊंचे पायचे वाले मुवज्जिन से जरूर होती थी। अजान से कुछ लोगों के नींद में खलल पड़ती तो कुछ लोग उसी बहाने उठकर हाजत के लिए निकल पड़ते थे। आप सुन रहे थे डॉक्टर नीरज वर्मा की कहानी वार्ड क्रमांक 24। यह सिर्फ एक चुनावी किस्सा नहीं है, बल्कि लोकतंत्र के भीतर चलने वाले उन खेलों की पड़ताल है जहां सत्ता का स्वाद सबको आकर्षित करता है और साधारण इंसान सत्ता की सीढ़ी बनकर रह जाता है। इस कहानी के हर किरदार ने हमें यह सोचने पर मजबूर किया कि क्या लोकतंत्र केवल वोट तक सिमट गया है या यह सचमुच जनता की शक्ति का उत्सव है। ऐसे ही और साहित्यिक प्रसंगों के लिए जुड़े रहिए सुरता साहित्य की धरोहर पॉडकास्ट के साथ। सुनने के लिए धन्यवाद। हम जल्द मिलेंगे एक नई कड़ी और नई रचना के साथ।